नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 90 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। टॉपिक रहेगा पर्वत, दर्रे, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, रेंजर हो, वीडियो वीपीडीओ हो, इन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो लाभदायक रहेगी। और उत्तराखंड के एग्जाम के लिए उत्तराखंड जरूर पढ़ें, काफ़ी बड़े पोर्शन को ये आपके सिलेबस में कवर करती है। तो उत्तराखंड से बहुत से प्रश्न आते हैं और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जरूर पढ़कर जाएं। इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो जरूर शेयर करना और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। पीसीएस प्री परीक्षा 2007 में आ चुका है, इसके अलावा अन्य बहुत से एग्जाम में आ चुका है प्रश्न ये। नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चमोली। चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। 8030 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो सेकंड नंबर पे है वो है उत्तरकाशी, जिसका है 8016 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है पिथौरागढ़, जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, 7090 स्क्वायर किलोमीटर। टॉप के तीन तो आप बिल्कुल याद करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम वाला भी जरूर याद करके जाएं। सबसे कम है क्षेत्रफल वाला जिला, वो है चंपावत, जिसका है 1766 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर देहरादून की, तो देहरादून का है 3088 स्क्वायर किलोमीटर और नैनीताल का है 4251 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो भाई उत्तराखंड में कुल मिलाकर 13 जिले हैं। 2 यहाँ मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल को 7 जिले मिले हैं, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो टोटल मिला के 13 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ठीक है। कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991, ठीक। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, चमोली 1999 में जो भूकंप आया था वो सर्वाधिक तीव्रता का था। इसकी तीव्रता थी 6.8, ठीक है। 6.8 रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी जाती है, तो 6.8 तीव्रता का था, जबकि उत्तरकाशी का था 6.6 का, ठीक है। धारचूला का भी जो भूकंप है ये 1980 वाला है। 1980 वाले का जो तीव्रता थी वो 6.5 थी। तो काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। और वैसे अगर देखा जाए तो राज्य में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वो बद्रीनाथ में आया था, जिसकी तीव्रता 9.03 और ये थी 1803 में ये भूकंप आया था बद्रीनाथ में। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोतकूप पाए जाते हैं? ठीक है, किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोतकूप पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ी में या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाताल तोड़ कूप पाए जाते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और भी कई सारे प्रश्न उनको डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तराखंड का जिला नहीं है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से कौन जिला इनमें से नहीं है? बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन रुद्रपुर नहीं है, ठीक। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा में लगा हुआ है, यानी कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप जरा सोच के बताइए। इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यही जिला बनाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ के अलावा नेपाल की सीमा से कौन कौन है? एक तो है यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर और चंपावत, ठीक है। ये चीजें आप याद करेंगे, ठीक है।
पौड़ी गढ़वाल किससे सीमा बनाता है? पौड़ी गढ़वाल बनाता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बनाता है, लेकिन किसी देश से सीमा नहीं बनाता। उत्तरकाशी बनाता है सीमा चाइना से, ठीक है, तो चाइना से जो सीमा बनाता है वो उत्तरकाशी बनाता है, या तिब्बत भी आप कह सकते हैं, तो तिब्बत चाइन मान लीजिए उत्तरकाशी से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? काफी सिंपल सा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी, हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिखर है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है ये है नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट पूछी जाती है 7,817 मीटर। आप ये सब फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी भी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो अगला है कामेट, कामेट हमारे दूसरे नंबर का शिखर है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये चमोली पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी की हाइट है 7,434, ठीक है, ये चमोली पिथौरागढ़ में अवस्थित है। तो 3 तो आप याद करिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे बद्रीनाथ की बात करें तो जो बद्रीनाथ है इसकी जो हाइट है वो है 7,140, जो कि चमोली में, अगेन ये चमोली में अवस्थित है। और केदारनाथ, केदारनाथ की जो हाइट है दोस्तों वो है 6,958, ठीक है, 6,998, सॉरी 6,998 ये इसकी हाइट है, ठीक है, 6,998 नहीं 68, सॉरी मैं 98 बोल रहा हूँ, 6,968, ठीक है, ये इसकी मैं करेक्शन कर देता हूँ, 6,968 ये दोस्तों इसकी हाइट है, ठीक, ये चमोली उत्तरकाशी में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी कौन है भाई? मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे भी बढ़ते हैं, कई सारे प्रश्नों को डिस्कस करना है हमने दोस्तों। किंगरी बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा क्या हैं? दोस्तों ये क्या है? सारे के सारे दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी बिंगरी, नीति, सैल, साल, धर्मा ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? दर्रे हैं, ठीक है। दर्रों के बारे में भी अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्य में नाहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर अवस्थित है? नाहान पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों कहाँ पर हैं? ये हल्द्वानी के पास ये अवस्थित है, नाहान पर्वत श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऊटा, जातिया, सिनला, रामल। तो इसका राइट आंसर है सिनला दर्रा, ठीक है, सिनला दर्रा है जो कि आपका पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ये दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो राज्य के किस जिलों के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच में व्यापार होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं यहाँ से तिब्बत और नेपाल के बीच में व्यापार होता है। इसमें मुख्यतः है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा में भी आपका क्या होता है? तिब्बत और नेपाल के बीच में व्यापार होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? इसमें प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए इनमें यहाँ पर रिपीटेशन भी होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी की अभी हमने हाइट पढ़ी थी 7,817, ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है। बाकी अगर हम कामेट की बात करें उसके वो तो सेकंड नंबर का है 7,756, ये भी चमोली में है। और द्रोणगिरी या फिर दूनागिरी ये भी दोस्तों चमोली में अवस्थित है। त्रिशूल ये भी आपका चमोली में अवस्थित है। एक बार इसकी हाइट पूछी गई थी 7,120 मीटर, तो ये प्रश्न आ चुका है 7,120 मीटर, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये अवस्थित है चमोली में, ये अवस्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ यहाँ पर ये मंदिर हो चाहे शिखर की बात हो रही है, तो ये अगर बद्रीनाथ शिखर है तो ये भी आपका दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये भी आपका चमोली में ही अवस्थित है, ठीक है। और बद्रीनाथ मंदिर की बात करी जाएगी तो वो भी चमोली में ही अवस्थित है। इसकी हाइट 7,140 मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन देखिए कितने बार ये प्रश्न आ चुका है। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? ये अगला एक अच्छा प्रश्न आ गया है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? शिवालिक क्षेत्र में, वृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या फिर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में? ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें फूलों की घाटी की, तो ये दोस्तों वृहद हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है कौन? फूलों की घाटी। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जैसे अभी हमने भौगोलिक विभाजन अगर हम पढ़ें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में जैसे शुरू से अगर हम करें तो गंगा के मैदान आते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान, फिर इसके बाद आते हैं आपके तराई क्षेत्र। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा के मैदान, फिर तराई क्षेत्र, फिर आते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र के बाद आपके आते हैं शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक क्षेत्रों को बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं, शिवालिक के बाद आते हैं आपके दून क्षेत्र। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं लघु एवं मध्य हिमालय क्षेत्र, और लघु एवं मध्य हिमालय क्षेत्र के बाद जो एक्चुअली आते हैं वो आते हैं वृहद हिमालय क्षेत्र, और उसके बाद आते हैं ट्रांस क्षेत्र। तो जो वृहद हिमालय क्षेत्र है वही दोस्तों आपका उसी के अंतर्गत जो ये फूलों की घाटी है वो आती है। ठीक है, 4500 मीटर से ऊंचे से लेकर देखा जाए तो 7817 तक, यानी कि नंदा देवी की जो हाइट है वहां तक के क्षेत्रों को वृहद हिमालय क्षेत्र, महा हिमालय क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पर ही फूलों की घाटी पाई जाती है। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? वृहद हिमालय क्षेत्र पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में दून कहा जाता है। दून किसको बोला जाता है? नदी घाटी को, सरसनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को? तो इसका राइट आंसर है सरसनात्मक घाटियों को दून या द्वार क्षेत्र बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शिवालिक है, शिवालिक और जो मध्य हिमालय, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दून कहलाता है। ठीक है, इसको दून क्षेत्र बोला जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देहरा, तो देहरा दून सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दून है। इसके अलावा कोठारी दून होता है, चौखम, पाटली दून। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं? दून के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हर की दून ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेद्यता जोन में आता है? सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, बाह्य हिमालय क्षेत्र का मतलब शिवालिक, तो शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो जो शिवालिक क्षेत्र किस किस के बीच में आएगा? भाबर और किसके बीच में? दून के बीच में। ठीक है, तो भाबर और दून के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका एक्चुअली क्या होता है? वो होता है बाह्य हिमालय, यानी कि शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि बाह्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसको हिमालय की का फुट भी बोला जाता है, हिमालय की पाद भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? श्रृंगकंठ, ट्रेल पास, सिनला, बाराहोती? इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो ट्रेल पास जो दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दर्रे पूछे जाते हैं हमेशा कि कौन किसको जोड़ता है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा होता है? उत्तरकाशी दोस्तों और जो तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है वो है थागाला। ठीक है, थागाला, मुलिंगला, ये दोस्तों उत्तरकाशी में अवस्थित दर्रे हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। ठीक, कभी कभार ये पूछे जा सकते हैं। नीति दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? चमोली में। किंगरी बिंगरी, इनके बारे में भी चमोली में अवस्थित है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर अवस्थित है? जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार, और ये प्रश्न का आंसर है कि वृहद और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, वृहद हिमालय या महान हिमालय भी बोलते हैं, और मध्य हिमालय, इसके बीच का जो रेखा है उसको हम केंद्रीय भ्रंश रेखा बोला जाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बोला जाता है। तो वो वृहद और मध्य हिमालय के बीच में है। ठीक है, अगला देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है?
अधिकांशतः भूकंप यहाँ पर क्यों आते हैं दोस्तों? ये प्लेटों की गतिशीलता और क्योंकि यहाँ पर भ्रंशों की उपस्थिति है, इन दोनों के कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। अधिकतम भूकंप आने का कारण यही है। राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? अतिवृष्टि और भूस्खलन, इन दोनों के कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन पर आता है? तो उत्तराखंड दोस्तों जोन 4 और जोन 5 में आता है। यहाँ पर एक गलत टाइपिंग हो रखी है, कोई बात नहीं, जोन 4 और 5 के अंतर्गत उत्तराखंड आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों वो है शिवालिक क्षेत्र, जिसको कि क्या बोला जाता है? बाह्य हिमालय क्षेत्र भी बोला जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये आप याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो जो जैसे जैसे हम दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर को बढ़ते हुए चले जाते हैं तो वर्षा क्या होती है? कम होती हुई चले जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है, ये आप याद करेंगे। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो किस जगह पे होती है? तो नरेंद्र नगर टिहरी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नरेंद्र नगर टिहरी है, जो है कि टिहरी में अवस्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 318 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? यानी कि ना उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना किसी राज्य से कोई सीमा बनी हुई है। ठीक है, तो भाई जैसे टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, ये सभी दोस्तों आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, बागेश्वर अल्मोड़ा, ये सभी दोस्तों आंतरिक सीमा वाले जिले हैं। इनकी ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना ही कोई आपकी किसी राज्य से कोई सीमा मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, तो वो कौन है दोस्तों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। इसकी सीमा 2 देशों से मिलती है, एक है नेपाल, दूसरा है तिब्बत चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा के मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर कौन कौन से कस्बे अवस्थित हैं? तो रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लंधौरा, ये सभी दोस्तों क्या है? मैदानी क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। लक्सर, रुड़की, ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, हरिद्वार के ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक यहाँ पर ये आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न कस्बों में से कौन से तराई क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तराई क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो तराई क्षेत्र हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, ये सभी के सभी आपके तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर इसके बाद आ गया तराई क्षेत्र। अब इसके बाद आगे देखिए, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग बसे हुए हैं? तो इन्हीं, जैसे हमने बात करी कि जो आपके तराई क्षेत्र हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और सिंधी और के लोग भी बसे हुए हैं। तो तराई क्षेत्र इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करना है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है दोस्तों, वो है 750 से 1300 मीटर तक की जो ऊंचाई है, उसको शिवालिक श्रेणी बोला जाता है। तो 750 से लेके, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत टिक मार दिया, 750 से लेके 1300 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वो शिवालिक श्रेणी के या शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें दक्षिण देहरादून आता है, फिर हरिद्वार के कुछ इलाके, ठीक है, ऐसी दक्षिण टिहरी, गढ़वाल, तो इस तरह के मध्य, नैनीताल के कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का भाई कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483
वर्ग किलोमीटर इस समय पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, राज्य का कैसा है आकार, ये आयताकार है। ठीक है, और राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 53,483 किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का सबसे बड़ा जिला है चमोली, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है चंपावत। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जब ये बना था तो 18वें नंबर का राज्य था, लेकिन जब तेलंगाना बना तो अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वें नंबर का राज्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। शिवालिक श्रेणी को प्राचीन नाम में क्या बोला जाता था, मैनाक पर्वत बोला जाता था। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो क्या है, मैनाक पर्वत है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ये सभी आप प्रश्न बिल्कुल एज इट इज याद करके जाएं और देखिएगा कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे, और यही होता है उत्तराखंड में। एक दो प्रश्न देखिए वैसे आ जाते हैं जो कि किसी को भी नहीं आते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में ना सोचें। ज़्यादातर देखना उत्तराखंड में ऐसे ही प्रश्न बार बार किसी न किसी रूप में फॉर्म में आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माणा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, हिमाचल में। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो ये माणा दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, चमोली में अवस्थित है। ठीक है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि जो देहरादून है वो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सभी प्रश्न आ चुके हैं। किंगरी विंगरी, नीति, सैल धर्म धर्मा, ये क्या है, सारे के सारे दर्रे हैं। तो किस तरह से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चमोली में अवस्थित हैं सारे के सारे। उत्तराखंड का पामीर, दूधा तोली, ठीक है, उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधा तोल श्रेणी वो किसका अंग है। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों आपका शिवालिक का अंग है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी जो उत्तराखंड का पामीर है ये आपका शिवालिक श्रेणी का अंग है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो शिवालिक श्रेणी है इसको हम भाई हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूधा तोली श्रेणी है ये आपका उत्तराखंड का जो पामीर है वो आपका शिवालिक श्रेणी का अंग है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा करेक्शन इसमें करना चाहूँगा। मैंने इसको गलती से शिवालिक बोल दिया, शिवालिक नहीं। देखिए लघु हिमालय को मैंने भाई हिमालय से थोड़ा सा इसको मिला लिया, कोई बात नहीं। लघु हिमालय का मतलब होता है मध्य हिमालय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो लघु हिमालय वाले क्षेत्र में है तो ये मध्य हिमालय में। जैसे और में पहले प्रश्न आता है भाई उत्तराखंड का पामीर किसका अंग है, तो लघु हिमालय का मतलब होता है मध्य हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत जैसे आते हैं ना अल्मोड़ा, पौड़ी, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दूधा तोली श्रृंखला है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, कभी आगे आप में से कोई कमेंट करता तो इससे पहले ही चलो मैंने इसको खुद ही सही कर लिया। उत्तराखंड का जो पामीर है दूधा तोली वो दोस्तों मध्य हिमालय का अंग है, जिसको कि लघु हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो फिर से जो मसूरी है ये आपका किसका अंग है दोस्तों, ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, लघु हिमालय श्रेणी का अंग है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य हिमालय श्रेणी। ठीक है, मध्य हिमालय श्रेणी में ज़्यादातर जैसे हमारे नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली ना, और ये पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ये सब हमारे क्या आते हैं, जनरली लघु एवं मध्य हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या आएगा, मसूरी भी है, ये हमारा क्या है कि मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ। ठीक है, रानीखेत भी इसी के अंदर आता है, द्रोणागिरी, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानीखेत भी किस पर्वत श्रेणी का है, तो मैंने अभी आपको बताया जो रानीखेत है दोस्तों ये क्या है, लघु एवं मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, निम्न में से किस हिमालय में का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, तो देखिए अब लघु और मध्य हिमालय के बाद क्या आता है दोस्तों, वो आता है महाहिमालय। ठीक है, या महान हिमालय बोलेंगे या फिर इसको वृहद हिमालय बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके नाम एक ही मतलब एक दो नाम जो एक ही चीज़ के दो तीन नाम है, तो उसमें कभी बहुत कन्फ्यूजन मत होना। तो जो महाहिमालय क्षेत्र है ये क्या होता है दोस्तों, ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि इसमें वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसका 4500 से ध्यान रखना, 4500 से 7817, ठीक है 7817, जो कि नंदा देवी की
ऊंचाई है। तो 7,817 4,500 से 7,817, ठीक। तो यहाँ पर हमेशा क्या होती है, बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। वृहद या उच्च हिमालय या महा हिमालय कुछ भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। नाम इन तीनों में से कोई भी नाम कभी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इसका देखिए अगला, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सबसे ज्यादा किस आपदा का यहाँ पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, पीसीएस परीक्षा में आ चुका है। तो भूकंप का दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो राज्य हमारा जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। अब अगला देखिए लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय कौन है, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय किसके बीच में अवस्थित है भाई, मध्य हिमालय से नीचे कौन आएगा, ऑफ कोर्स क्या आएगा, जैसे आपका आएगा जैसे इसमें आएगा दून, मतलब कि जैसे शिवालिक, वैसे तो शिवालिक और उसके बीच में आएगा, तो भाई शिवालिक और महा हिमालय, ठीक है। अगर आप इसमें दून नहीं ऑप्शन में, तो क्या आएगा भाई, शिवालिक और महा हिमालय। इन दोनों के मध्य में कौन अवस्थित होगा दोस्तों, ये आएगा शिवालिक और महा हिमालय के बीच में कौन आएगा, लघु हिमालय आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है दून में, तो यहाँ पर अभी आपका क्या आएगा, शिवालिक और महा हिमालय के बीच में आपका कौन अवस्थित है, लघु हिमालय। और वैसे दोस्तों अगर कायदे से देखा जाए तो ये शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य हिमालय तो पूछा गया है, शिवालिक और महा हिमालय के है। तो वैसे देखा जाए तो शिवालिक और बाह्य हिमालय ये तो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये प्रश्न ही मतलब थोड़ा सा यहाँ पर है कि शिवालिक और बाह्य हिमालय तो एक ही चीज़ होती है। तो ठीक है, चलिए मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो शिवालिक और महान हिमालय के यानी वृहद हिमालय के बीच में आएगा, ठीक है। अगला देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में अवस्थित है, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ठीक। अगला देखिए प्रश्न जो कि है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक। श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच में अवस्थित है, ये काफी अलग सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में ये अवस्थित है। काफी बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच में है, ठीक है। तो यहां पर से हम आगे बढ़ते हैं। थागाला दर्रा किस जनपद में अवस्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तरकाशी में यह अवस्थित है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को आपने चुनना है। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, देखिए बिल्कुल सही है। जो हमारा राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र है वो उसमें ज़्यादा आबादी है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। बाह्य हिमालय क्षेत्र यानी कि शिवालिक की बात हो रही तो ज़्यादातर उसमें क्या है, वन है, तो ये भी सही है। अगला देखिए भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। भाबर क्षेत्र में जो वो सबसे ज़्यादा मृदा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो ए बी सी वो तीनों सही हैं, यानी कि सभी के सभी सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल को आपने सुमेलित करना है। तो भाई देखिए अभी मैंने आपको बताया था चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8,030 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंपावत का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया 1766, तो ये वाला गलत है, ठीक है। उत्तरकाशी का तो सही है, पिथौरागढ़ का भी सही है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग पर अवस्थित है, तो उत्तराखंड दोस्तों हिमालय के किस भाग पर आप मानते हैं कि किस भाग पे इसको अवस्थित होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दक्षिण मध्य भाग में अवस्थित, ठीक है। तो दक्षिण मध्य या फिर आप देखा जाए तो अगर हम मोस्ट उस पे जाए तो पश्चिम मध्य में होना चाहिए, लेकिन दक्षिण मध्य भाग में ये अवस्थित है, ठीक है। उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण मध्य भाग में अवस्थित होना चाहिए। इसके बाद देखिए राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो 86.07 भाग अभी राज्य का पर्वतीय भाग है। राज्य के दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण से जब आप उत्तर की ओर को जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। नीचे शिवालिक में ज़्यादा होती है, फिर ऊपर की ओर को बढ़ते हैं आप मध्य में तो कम होती चली जाती है, फिर आप वृहद में जाएंगे तो और कम होती चली जाती है, ठीक है। तो शिवालिक में सबसे ज़्यादा होती है, जितना जितना आप ऊपर जाएंगे तो वो कम होती चली जाएगी वर्षा की मात्रा, ठीक है। आगे देखिए विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है, तो ये दोस्तों दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन की घटना होती है और ये मसूरी में होती है।
आगे बढ़ते हैं। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो मैंने आपको बताया मसूरी में ये दृश्य दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? देखिए, प्राकृतिक सीमा आपको बताने की कौन सी नहीं है। पूर्व में काली नदी है, पश्चिम में यमुना नदी नहीं है, पश्चिम में टोंस नदी है, ठीक है। उत्तर में तिब्बत हिमालय है, दक्षिण में तराई भाबर क्षेत्र है। तो पश्चिम में टोंस नदी है, तो पश्चिम में यमुना नदी वाला नहीं है प्राकृतिक सीमा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन से देश प्रदेश संपर्क नहीं करता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है, नेपाल करता है, हरियाणा नहीं करता है, ठीक है। पहले माना जाता था कि हरियाणा से टच होता है, लेकिन हरियाणा टच नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से करता है, देहरादून से भी करता है और प्लस उत्तरकाशी से भी करता है। उत्तर प्रदेश से तो करते ही हैं, उत्तर प्रदेश से तो हमारे 5 जो ज़िले हैं, 5 ज़िले इसको टच करते हुए जाते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर से बात करें तो हरिद्वार हो गया, देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल है, इसके अलावा उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, तो ये सभी क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, ठीक है। बाकी नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई उत्तरकाशी और फिर इधर से चंपावत आ जाता है, फिर इधर से उधम सिंह नगर भी आ जाता है, तो ये सभी नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 5 के बिल्कुल नाम याद करें। मैप देखिएगा, मैप से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मैप में इस वाली रो को आप याद कर लीजिए तो आपको 5 जिले आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। ऊपर से चलेंगे तो हरिद्वार, ऐसे देहरादून, ठीक है। फिर इसके बाद आप जैसे पौड़ी में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, नैनीताल, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने जिले चीन से तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो भाई राज्य के कितने जिले तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके 2, नहीं सॉरी, चीन से जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं दोस्तों वो हमारे 3 हैं, ठीक है। 3 कौन कौन है? जो 3 हमारे बड़े बड़े जिले हैं, तो कौन कौन है वो 3 हमारे बड़े बड़े जिले? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ठीक। ये चीन से तिब्बत से, मतलब हमारे जो चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा या फिर नैनीताल, ठीक है। तो देखिए, जो भूकंप है उसकी तीव्रता को मापने के लिए राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं, देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा। गरुड़गंगा कहाँ पर है? चमोली में है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन नैनीताल में नहीं बनाया गया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? बृहद हिमालय क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया 4500 से लेके 7817 तक, यानी कि नंदा देवी की हाइट तक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मूल निवासी हैं वो भोटिया पाए जाते हैं, ठीक है। भोटिया यहाँ के मूल निवासी है, यानी कि जो राज्य के सबसे ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति, ठीक है ना, तो वो भोटिया पाई जाती है, ठीक। तो भोटिया यहाँ के मूल निवासी है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ पर अवस्थित है? तो वो कहाँ पर है? चमोली में अवस्थित है। अभी जैसे हमने पढ़ा था भाई, चमोली में ही नंदा देवी है, कामेट है, नंदा देवी, पूर्वी, माणा, ये सभी, बद्रीनाथ, सब चमोली में अवस्थित है, ठीक है। मतलब गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्वत हैं ऊंचाई पर अवस्थित। इसके बाद देखिए, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817। कई बार ये प्रश्न आ गया, लेकिन अलग अलग स्टाइल में, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? रानीखेत है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, लेकिन ऋषिकेश अवस्थित नहीं है, ठीक है। ऋषिकेश पर्वत श्रेणी पर अवस्थित नहीं है। निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो वो कौन है दोस्तों? हरिद्वार। हरिद्वार का अधिकांश भाग दोस्तों गंगा के मैदान में आता है, ठीक है। देहरादून तो दून हो गया, उधम सिंह नगर आपका तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। जबकि टिहरी का कुछ भाग शिवालिक में आता है और कुछ भाग आपका मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ये भी काफी एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए बाह्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है। बाह्य हिमालय का मतलब शिवालिक, ठीक है। क्योंकि ये श्रेणी क्या है ना, हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक। तो क्योंकि ये सबसे नवीन है तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं, ठीक।
तो बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीवाश्म मिलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पर अवस्थित हैं? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा पर्यटन क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? ट्रांस में, वृहद हिमालय पे, मध्य हिमालय में या फिर बाह्य हिमालय में? ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो आपका शिवालिक क्षेत्र है यानी कि बाह्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र क्या है? बाह्य हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा पर्यटन केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म काल में ना मौसम काफी अच्छा रहता है, तो इस कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। जैसे हरिद्वार में ना, देहरादून के में यमुना के तरफ को, तो इस तरफ को क्या होता है ना, काफी जो पर्यटक है वो काफी मात्रा में आता है। कोई भी जो देखेगा वो बोलेगा मध्य हिमालय में, लेकिन मध्य हिमालय में कम आते हैं पर्यटक इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन केंद्र अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में है भैया उत्तरकाशी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है आपको। देखिए ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, यहां से आपको दर्रों के बारे में पता लग जाएगा। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहां पर है दोस्तों? ये है आपका पिथौरागढ़ तिब्बत में। ठीक है, अगला देखते हैं बाराहोती दर्रा। बाराहोती दर्रा दोस्तों किसके बीच में है? ये है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, जबकि थागाला दर्रा है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। तो क्या बनेगा? 2, 3, 4 और 1। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर से अगर हम आगे बढ़ें तो 2, 3, 4, 1 बन रहा है, कोई बिल्कुल बन रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल याद करिएगा लिपुलेख दर्रा जो कि आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। बाराहोती चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ट्रेल पास जो दर्रा है बागेश्वर पिथौरागढ़, और ठागाला ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत, 1766 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करके सही चुनना है आपने। नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7817। कामेट की जो हाइट है वो है 7756। ठीक है, आगे अब देखिए केदारनाथ की हाइट कितनी है? ये है 7968। मैंने अभी आपको बताया था केदारनाथ की हाइट है 7,000 कह रहा हूँ मैं, 6968 सामने सामने। और पंचाचूली की हाइट है 6904। तो भाई क्या ऑप्शन बनेगा? ये बनेगा भाई 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 3, 4, 1, 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नर व नारायण पर्वतों के मध्य में अवस्थित है। नर और नारायण पर्वतों के मध्य में दोस्तों कौन है? बद्रीनाथ अवस्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? देखिए कितने बार ये प्रश्न आ गया है, ये दर्रे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? हिमालय में, बाह्य हिमालय में, आंतरिक हिमालय में, या फिर इन तीनों में बराबर? तो इसका राइट आंसर है, ये होती है बाह्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर एक गलत हो रखा है टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य हिमालय जिसको कि शिवालिक क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या फिर बागेश्वर? इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा दोस्तों 7 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हरिद्वार, फिर देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, ठीक है, नैनीताल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो ये जो 7 जिले हैं इनको स्पर्श करता है पौड़ी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, इनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ।
अगला प्रश्न देखिए, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? सिल्ला दर्रा है। देखिए समीक्षा अधिकारी 2016 में भी आ चुका है। नंधौर दून किस जनपद में अवस्थित है? नंधौर दून दोस्तों ये नैनीताल में अवस्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ चुका है। तो नंधौर कहाँ पर है? नैनीताल में अवस्थित है। ठीक, आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ये देखिएगा कि ये प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो ये आई थी जून 2013 में, जो केदारनाथ में मंदाकिनी जो नदी आई थी, तो मंदाकिनी में जल प्रलय आ गई थी। तो उस समय पर केदारनाथ में काफ़ी जान माल को नुकसान हुआ था। तो जून 2013 में ये आपदा आई थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्य होप, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये केदारनाथ जब बाढ़ आई थी, तो जो केदारनाथ आपदा आई थी, तो उसमें जो आपदा में पीड़ित लोग थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है, केदारनाथ से ही संबंधित है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो अभी हमने आपको बताया 86% भाग पर्वतीय। ये सब देखिए प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती क्या है भाई? दर्रा है। अभी हमने पढ़ा था कि जो बाराहोती दर्रा है वो किससे किसको मिलाता है? ठीक है, तो यानी कि ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये जो बाराहोती दर्रा है ये चमोली में अवस्थित है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो चमोली को पिथौरागढ़ से मिलाता है, तो लेकिन देखा जाए तो जो बाराहोती है वो कहाँ पर है? चमोली में अवस्थित है। ठीक है, बाराहोती चमोली को पिथौरागढ़ से मिलाता है, लेकिन चमोली में ये अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है? ये मसूरी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? फिर से देखिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है वो 7 जनपदों के साथ है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? पिथौरागढ़ जिले में ये अवस्थित है। पिथौरागढ़ और तिब्बत को मिलाता है। आगे देखिए, पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? अभी हाल में ही ये प्रश्न आया था। तो जो मालपा में बादल फटा था वो कब फटा था दोस्तों? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 17-18 अगस्त 1998। 1998 में मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी। ठीक है, दून घाटी किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है देहरादून में। कनिष्ठ सहायक में प्रश्न आ चुका है। आगे देखिए, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में जो भाबर पेटी है यहाँ पर दोस्तों उपोष्ण दशाएं हैं। उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण यहाँ पर दशाएं हैं। तो ये आप इसका याद करना। ठीक है, जलवायु दशाएं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख, माणा, सिल्ला, डिप्सा। तो भाई डिप्सा नहीं है, बाकी सबके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो डिप्सा दर्रा यहाँ अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि मानसरोवर की यात्रा की जाती है। ठीक है, तो वो किससे की जाती है? लिपुलेख से ही की जाती है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप याद करेंगे। तो लिपुलेख पास से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। ठीक है, पंचाचूली शिखर की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली शिखर, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था और देखिए ये प्रश्न आ गया। ठीक, तो पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है दोस्तों? वो है 6904 मीटर। तो 6904 मीटर पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो ये थे दोस्तों 90 प्रश्न जो कि सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और इनके दोबारा से रिपीट होने की संभावनाएं रहेंगी। वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।